वेलकम टू DSSB पाठशाला। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। हम लोग जनरल साइंस की क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। 2 वीडियो आ चुकी है, ये 3rd वीडियो है उसी क्रम में। तो मैंने 40 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के करवाए थे, उसमें इसी क्रम में आपका 3rd वीडियो है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है इससे रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नॉट एन एल्कली। यहां पर बात की गई है कि ग्रुप 1 के कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एल्कलीन नहीं है। अब यहां पर हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते क्या है। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं मेरे फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो ग्रुप 2 में होते हैं, ये बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि ग्रुप 2 में जो होते हैं एलिमेंट्स दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, हम लोग बातें कर चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है जो एल्कली नहीं है, किसमें से, ग्रुप 1 का। तो हम लोग जानते हैं इसमें ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। पहला आपका ये हो गया, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। इसमें से एक ही है मेरे फ्रेंड जिसका नाम है हाइड्रोजन, जो एल्कली नहीं है। ये एसिडिक के लिए यूज किया जाता है मेरे फ्रेंड्स। जितने भी एसिड्स होते हैं मेरे दोस्तों, उन सभी एसिड का कॉमन पॉइंट जो है, कॉमन एलिमेंट है, उसका नाम है हाइड्रोजन। ये ध्यान रखेंगे, सारे एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं मेरे फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखेंगे। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। और जितने भी बेस होते हैं मेरे दोस्तों, उन सबों में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे ये चीजें, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल है यहां पर, इसमें हम लोग देखते हैं। तो ग्रुप 1 में जो ये एलिमेंट है मेरे दोस्तों, ये एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, ये आपका सिर्फ एल्कली में नहीं आता है, ये जो आपका एसिडिक के लिए होता है। अब बाकी ये देखो, हाइड्रोजन था, वहां ऑप्शन में लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, और सीजियम था, और फ्रेंसियम था। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है। इसे मैंने अभी बताया था, इसे क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, अर्थ मेटल्स। और मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था कि ये 3 से लेके मेरे दोस्त यहां तक 12 तक जितने भी एलिमेंट है, ये सब आपको क्या कहलाते हैं, ये सब आपको कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ये बोरन ग्रुप हो गया, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन हो जाता है, ये ऑक्सीजन, ये जो आपका हो जाता है, इसे हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 और ग्रुप 18 को मेरे दोस्त इसे कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि 57 से लेके, मैंने आपको लास्ट डे बताया था 71 तक जो है, यहां तक ये होता है, ये ट्रिबियम। इसके बाद यहां तक आपका लेंथेनॉइड्स होता है, और एक्टेनॉइड्स जो है आपका 81 से 103 तक होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस पर चर्चा हम लोग लास्ट डे कर चुके हैं। देखते हैं मेरे दोस्तों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एयर बबल्स शाइन इन द वाटर बिकॉज ऑफ। हवा के बुलबुले पानी में चमकते हैं, इसका क्या कारण है मेरे दोस्त। यहां देखते हैं क्या है इसका। पहला ऑप्शन है आपका डिस्पर्शन, अगला है डिफ्रैक्शन, अगला है रिफ्लेक्शन, और चौथा ऑप्शन है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखते हैं मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। डिस्पर्शन मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का विसरण कहते हैं इसे। जैसे प्रकाश लाइट रे यहां से आ रही है मेरे दोस्तों, ये व्हाइट लाइट हो गया। जब व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से होकर गुजारते हैं
और एक वाइट कलर की हम लोग पट्टी सामने स्क्रीन रखते हैं, तो ये जो लाइट है ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है मेरे फ्रेंड्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे विबज्योर कहते हैं, VIB, इसे विबज्योर कहा जाता है। ये 7 रंगों की पट्टी में विभक्त हो जाती है। इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का डिस्पर्शन होता है, ये जो है प्रकाश का विसरण कहलाता है, या ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जब लाइट रे किसी भी हाईली स्मूथ सरफेस पर गिरती है और ये जैसे ही इस पर आती है वैसे ये क्या होती है, बेंड कर जाती है अपने पाथ से, और यहां पर क्या होता है, एक नॉर्मल हम लोग डाल लेते हैं, और इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। और ये इसके साथ जो एंगल जो बनता है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल बन रहा है इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों के बीच में आपसे पूछा जाए कि क्या रिलेशन है, तो हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में मेरे फ्रेंड्स इक्वल होते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये था हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जब डिफ्रैक्शन की बात होती है तो डिफ्रैक्शन वो होता है कि जब लाइट सोर्स हो, इसके सामने कोई भी ओपेक सब्सटेंस रखी जाए और इसके द्वारा जो लाइट विभक्त हो जाती है अलग अलग डायरेक्शन, उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला जो है आपका ऑप्शन, उसका नाम है TIR। इसे हिंदी में मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, इसे हिंदी में विवर्तन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसे परावर्तन कहते हैं, और इसे मेरे दोस्तों विसरण कहते हैं, और इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन। तो यहां जो इसका आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया है कि द एयर बबल्स शाइन, एयर बबल जो शाइन करता है हवा में, पानी के बुलबुले जो है पानी में चमकते हैं, वो किस कारण से, तो आप कहेंगे TIR के कारण। अब आपसे यहां पर और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि TIR जो होता है वो किस में होता है, तो आप कहोगे कि जो हीरे में चमक होती है, तो आप कहोगे कि ब्राइटनेस इन डायमंड। आप ये भी कहोगे किसके कारण होता है, TIR के कारण होता है मेरे फ्रेंड्स। आप कहोगे ऑप्टिकल फाइबर जो बनता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये भी आपको किस कारण से होता है, TIR के कारण से होता है। आप बोलोगे मिराज फॉर्मेशन जो होता है ये भी आप किस कारण से कहोगे, ये सारी चीजें जो है TIR के कारण होता है। और पानी में जो बुलबुले बनते हैं वो भी, जो आपको हवा में बुलबुले जो है पानी में चमकते हैं, वो भी किस कारण से, तो आप कहेंगे TIR के कारण से। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यहां देखते हैं ये खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, इसमें से खरीफ क्रॉप्स का आपको एग्जांपल पूछ लिया गया है। तो इंडिया में हमारे देश की जो क्लाइमेट है उसके आधार पर इंडिया में वेदर के अनुसार 3 भाग में जो है फसलों को बांटा गया है। तो हम लोगों का जो क्लाइमेटिक वो है उसके अनुसार 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे आप जानते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप, एक होता है आपका रबी क्रॉप्स, और एक आपका होता है जायद क्रॉप्स। दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि खरीफ क्रॉप्स की बुआई कब की जाती है। तो आप कहोगे इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में, इसकी बुआई की जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, हार्वेस्टेड इन, मतलब इसकी कटाई की कब की जाती है और ये बुआई कब की जाती है। तो इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है मेरे दोस्तों, इसकी की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ये ध्यान रखेंगे। जब आप एग्जाम्पल पूछोगे इसके खरीफ क्रॉप्स के तो आसान है, जैसे क्या से धान हो जाएगा आपका,
चावल कह सकते हैं। और आप बोलेंगे कि सर मक्का हो जाएगा, और आप बोलेंगे शुगर केन भी कह सकते हैं इसमें, और वैसे और आप ले सकते हैं सोयाबीन, ले सकते हैं बाजरा, ले सकते हैं आप। ये सारी चीजें मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सब खरीफ क्रॉप्स है। तो खरीफ क्रॉप्स की बुआई जून जुलाई में होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है मेरे दोस्त, और इसमें के एग्जांपल्स ये सब हो गए। रबी क्रॉप्स की जब बात करोगे तो इसकी जो बुआई होती है सोन इन अक्टूबर नवंबर, इसकी बुआई मेरे दोस्तों कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। अब इसकी हार्वेस्टेड कब होती है, हार्वेस्टिंग अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कटाई कब होती है, तो हम लोग कहेंगे इसकी कटाई होती है आपको मार्च अप्रैल में होती है मेरे दोस्त। और इसके एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गेहूं है, और क्या कहोगे, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये ध्यान रखेंगे आप। जायद क्रॉप्स की बात की जाती है मेरे दोस्त, तो इसकी जो मतलब इसे आप कहोगे कि इसके लगाया कब जाता है, तो इसे मुख्य रूप से ये मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, और इसकी कटाई आपको मई जून तक जो है कर ली जाती है। तो इसके एग्जाम्पल आप बोलोगे तो इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं वाटरमेलन, मेलन भी आप लिख सकते हो, तरबूजे, खरबूजे, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप्स कौन सा है, तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। तो मक्का जो है वो खरीफ क्रॉप्स नहीं है, एक या सॉरी ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप्स नहीं है, तो खरीफ क्रॉप्स कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ये कैसा क्रॉप्स है, ये आपका जो है व्हीट जो है कैसा क्रॉप्स है, तो हम लोग कहेंगे ये रबी क्रॉप्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नहीं पूछा गया था, सॉरी कौन सा है, ये है आपका राइट क्वेश्चन था, तो कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मक्का हो जाएगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखेंगे आप। यहां पर नोट नहीं है मेरे फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है कि कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर नहीं लिखा होता है तब यहां पर हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर मक्का हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। यहां पर ध्यान देना है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि यहां पर करेक्टली मैच्ड की बात की गई है मेरे दोस्तों, सही कौन सा जो है मैच है, सही की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। पहला है आपका ऑप्शन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी बेरी बेरी, ये तो गलत है मेरे दोस्त। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नहीं होता है मेरे मित्रों, ये क्या होता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से होता है स्कर्वी होता है, पता है आपको, ब्लीडिंग गम्स जो होता है, ये सारी चीजें होती है विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। अगर आपको ये बातें ध्यान रखनी तो रख सकते हैं। यहां पर ये गलत लिखा है, विटामिन B1 की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। B1 अगर यहां लिखा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, इसे घेघा रोग भी कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो आप यहां पर सही बताओगे, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ये इसका राइट आंसर हो गया। यहां आयरन की कमी से लिखा हुआ है स्कर्वी होता है, बिल्कुल गलत है, ये सी की कमी से होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से जो है ब्लड में एनीमिया होता है, ये आप कह सकते हो, रक्त अल्पता कहते हैं इसे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अगर पूछा जाए तो हम लोग ग्वाइटर कहेंगे, घेघा रोग कहेंगे। आपको पता होगा कि ग्वाइटर से उपचार के लिए
मैंने आपको पहले बताया भी होगा कि आयोडीन 131 का क्या किया जाता है, रेडिएशन किया जाता है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए वो प्रेरित करता है, जिसके बाद इससे निजात पाया जाता है। तो इसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कौन सा सही है, तो हम लोग कहेंगे आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे पूछा गया है अ सॉलिड हैज हाई डेंसिटी बिकॉज, एक सॉलिड जो होता है, एक ठोस का घनत्व जो होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, उच्च होता है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि एक ठोस का घनत्व उच्च होता है, क्यों होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है मेरे फ्रेंड्स, वो क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की, वो बहुत ज्यादा होती है। नहीं, ये बातें बिल्कुल नहीं है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब पहले का हिंदी हम लोग अगर जाने कि गतिज ऊर्जा जो होती है, उन कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है मेरे दोस्तों, वो बोला जा रहा है कि बहुत ही उच्च होता है। तो ये बातें तो गलत है बिल्कुल। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, मतलब उन पार्टिकल्स, उन कणों के बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का बल जो है, वो क्या बोला जा रहा है कि न के बराबर होता है। ये गलत है ये बातें। इट कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजिली, क्या ठोस को हम वेरी इजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अब यहां अगला ऑप्शन है आपका, इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिल्कुल सही है मेरे फ्रेंड्स। ये ठोस है मान लो, तो इस ठोस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को इतने जोर से यहां पर पैक्ड किए हुए होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए इसे क्या किया जा सकता है कि इसे कंप्रेस आसानी से नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या कहेंगे, इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं इसके कण, जिस कारण से इसे हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आसानी से। यह आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ the epidermis that regulate the exchange of gases between the outside air and the branched systems of interconnecting air channels within the leaf। बहुत आसान सी बातें हैं। बाह्य त्वचा में वो छोटे छिद्र क्या है जो बाहरी वायु और पत्ती के भीतर परस्पर जुड़ी वायु नलिकाओं की शाखित प्रणाली के बीच गैसों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। बहुत ही आसान सी बातें हैं। मान लो कि ये आपका लीफ है, मान लेते हैं, इसमें दो तीन बातें हम लोग समझ लेते हैं मेरे दोस्त। अब होता क्या है, किसी भी लीफ में, इसे हम लोग टिप कहते हैं, पता होगा, इसे पेशियोल कहते हैं, पेशियोल कहते हैं, इसे वृंत भी कहा जाता है। और ये सब जो है, ये जो है बीच वाली है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं मेरे दोस्त, मिडरिब कहते हैं, हिंदी में मध्य शिरा कहते हैं, इसे वृंत कहते हैं। और ये जितने भी हैं इन सबों को कहते हैं वेन्स कहते हैं। और ये प्रत्येक वेन्स, ये दो वेन्स के बीच के जो ये गैप है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, ये आप जानते हैं। अब इसी में क्या होता है, पोर्स होते हैं। यहां पर क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, स्मॉल ओपनिंग्स एपिडर्मिस में जो स्मॉल ओपनिंग्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहा जाता है मेरे दोस्तों। जिससे वो क्या करती है कि वो बाहर के वायु से, मतलब एयर को आउटसाइड और आउट, मतलब एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, गैसों का आदान प्रदान करने में हेल्प करती है, उसे स्टोमाटा कहते हैं। याद रखेंगे, स्टोमाटा के थ्रू ही क्या करता है, मतलब जो पत्ती होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। किसको एब्जॉर्ब करती है मेरे फ्रेंड्स, तो ये एब्जॉर्ब करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट इनमें से क्या होता है मेरे दोस्त। तो हम लोग देखेंगे एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोग कहेंगे जूल है।
एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे दोस्तों, तो जूल होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे कि एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी याद रखेंगे, एनर्जी होता है, फिजिक्स में कहा जाता है एबिलिटी टू डू द वर्क, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, उसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। अब जरा ये समझते हैं, इसका ऐसा यूनिट तो जूल हो गया, अब इसका सीजीएस यूनिट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये वर्क और ये इसका क्या कहते हैं एनर्जी, दोनों का ऐसा यूनिट जूल ही होता है मेरे दोस्त, इसे ध्यान रखेंगे। न्यूटन किसका यूनिट होता है मेरे फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे फोर्स का। मोल किसका होता है, तो किसी भी एटम्स का होता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का होता है, एटम्स नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हो। अब जरा यहां समझते हैं, एम्पियर की बात करोगे तो एम्पियर किसका ऐसा यूनिट होता है मेरे फ्रेंड्स, तो एम्पियर होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का होता है ऐसा यूनिट, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं यहां पर आपको कुछ ऐसा यूनिट लिख दे रहा हूं साइड में, यहां पर इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। जैसे फोर्स हो गया तो न्यूटन कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट मैं यहां लिख दे रहा हूं मेरे फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। फोर्स हो गया, उसके बाद आप कहेंगे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो हम आप क्या कहते हैं, इसे वोल्ट कहते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट का क्या होगा तो हम आप क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। जैसे हमसे वर्क का पूछा जाए या एनर्जी का पूछा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे जूल कहते हैं मेरे दोस्त। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि सर जी हीट का, तो हीट का भी जूल ही होता है मेरे दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे। और जैसे हमसे पूछ लिया जाए और कि रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो हम लोग कहेंगे ओम होता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि रेसिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिस्टिविटी इसी को मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे ओम मीटर होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये ऐसा यूनिट कुछ जो इंपॉर्टेंट थे, आगे और आएंगे तो और भी चर्चा हम लोग करेंगे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ ऐसा यूनिट्स हैं जो पेपर में बार बार रिपीट करते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कि जूल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनर्जी डज अ मूविंग फुटबॉल पोजेस। बोला जा रहा है कि कौन से ऐसे एनर्जी है जो मूविंग फुटबॉल में होता है, चलती बॉल फुटबॉल में किस प्रकार की एनर्जी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट में जैसे ही कभी आ जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट की जब मेरे दोस्तों बात की जाए तो हम लोग साफ साफ शब्दों में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग है, चलती फुटबॉल की बात की गई है। अब बात करते हैं जैसे यहां पर और भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछा जाए कि धनुष बाण में, मतलब जो निकली हुई तीर है, धनुष से निकली हुई तीर में कौन सी एनर्जी है, तो निकली हुई तीर में तो वो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन तनी हुई धनुष में कौन सी एनर्जी है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वहां पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। डैम में जो वाटर स्टोर्ड है वहां पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात की जाए, पोटेंशियल एनर्जी। लाइट एनर्जी आप जानते हो, जो लाइट से लाइट जो है हमें मिलती है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव गैस, इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्टिव गैस है। तो मेरे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि मैंने आपको बताया भी होगा कि इनर्ट गैस हो या क्या हो, या आपको नोबल गैस हो, वो क्या होती है, वो लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इसे हम लोग कह सकते हैं, नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं और इसे लेस रिएक्टिव भी आप कह सकते हो। नौ के बराबर किसी से रिएक्ट करता है, तो आप इसमें जान रहे हो इसमें कौन सा है जो लिस्ट रिएक्टिव होगा। अब ऑप्शन हमारे पास है, क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है मेरे दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लिए आपका लिस्ट रिएक्टिव गैस होगा। चलिए इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, एनाबीनी, एनाबीना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन डज एनाबीना बिलोंग्स टू। एनाबीना जो है वो किस से बिलोंग कर रहा है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं मेरे दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा। तो आप समझते हैं इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। अब आप कहोगे कि ये है क्या, देखो मोनेरा के बारे में अब मैं थोड़ा आपको बताऊं तो आप कहोगे, अगर दोस्तों मोनेरा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि मोनेरा वो है जो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अब प्रोकैरियोटिक आपको पता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है मेरे दोस्त, जिसमें क्या हो कि ना तो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सही से वेल डेवलप्ड नहीं होंगे मेरे फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं, आपको इसी में लिख लो, बैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया इसी में आएगा मेरे फ्रेंड्स, जिसे हम लोग बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। तो ये मोनेरा हो जाएगा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका एग्जाम्पल बेस्ट यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रोटिस्टा की बात करोगे मेरे फ्रेंड्स, तो प्रोटिस्टा में क्या आता है कि जितने भी बैक्टीरिया है वो सब आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें वैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया को आप हटा देना, इसमें भी जितने भी बैक्टीरिया वो सब आएंगे, लेकिन साइनोबैक्टीरिया के एक्सेप्ट जो है बाकी सब बैक्टीरिया इसमें आते हैं। ये भी क्या होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग मेरे दोस्तों कह सकते हैं कि ये सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है। ठीक है मेरे दोस्त, प्लांटी आप समझते ही हो जिसमें सेलुलोज प्रेजेंट होगा, सेल्यूलोज की प्रेजेंस होगी, बात समझ में आ रही है। तो ये प्लांट सेल की बात होगी, प्लांटी किंगडम की बात हो गई। ये फंजाई की जब बात की जाएगी तो फंजाई में क्या होता है, इसे नॉन क्लोरोफिलस कहते हैं मेरे दोस्त, ये आपको पता होगा, नॉन क्लोरोफिलस कहते हैं इसे। मतलब क्या कि इसमें मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये किसी और पर डिपेंड होकर अपना भोजन प्राप्त करता है और जीवन यापन करता है, इसे फंजाई कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा गया ना मीना किसका एग्जाम्पल है, तो मोनेरा का होगा मेरे फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज जीरो वैलेंसी। मेरे दोस्तों देखेंगे कि जीरो वैलेंसी जो है वो किसकी होती है, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या है, जीरो वैलेंसी किसकी है, जीरो वैलेंसी किसकी होगी मेरे दोस्त, जो क्या होगा, नोबल गैस होगा, जो नोबल गैस हो या इनर्ट गैस हो, इनर्ट गैस हो मेरे दोस्त, उसकी वैलेंसी क्या होगी, वो जीरो होगी। जैसे यहां पर देखो कौन सा है नोबल गैस, हीलियम है, हीलियम की क्या होती है, 2, चलो सर जी KLM 2, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितनी संख्या, 2। अब 2 है ही तो आपसे वैलेंसी पूछ, सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लो, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, 2, वैलेंसी भी कितनी होगी इसकी। वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा इसकी वैलेंसी। तो आपसे पूछा गया इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा आपका 0, मतलब हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय। मेरे दोस्तों क्या है क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि सर रिलेशन क्या है मेरे दोस्तों किसके बीच में, कि सर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या है मेरे दोस्त, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा वो है, क्वेश्चन भी आता है इस पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनेगा आपका। आपसे जब पूछा जाए कि सर मोमेंटम अगर डबल कर दिया जाए तो उसके मतलब काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे दोस्तों कुछ मत करना, सीधा इसका स्क्वायर कर देना, सीधा स्क्वायर कर देना आप। अगर आपको बोला जाए कि भाई मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम हो गया 4 गुना, देखो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ये मोमेंटम है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम कर दी गई 4 टाइम्स 4 गुनी, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ना कॉपी पेन कुछ नहीं चलाना, सीधा स्क्वायर कर देना इसका। क्यों करूंगा स्क्वायर सर, अरे भाई ये देखो आप, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्क्वायर होता है पी स्क्वायर, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर होता है अपॉन का 2m। तो कुछ नहीं करना, ये 4 है तो ये 16 गुना हो जाएगा सर। ये अगर पूछा जाए कि ये 5 गुना कर दिया जाए मोमेंटम तो ये क्या होगा, 25 गुना हो जाएगा। ये 18 गुना कर दूं सर तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये 324 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल साधारण सी बात है। क्वेश्चन इस पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। ये इन दोनों से क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, रिलेशन किया है ये मैंने यहां बता दिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि किसको इंक्रीज किया गया है, मोमेंटम को इंक्रीज किया गया है, कितने से, 10% से। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान सा, आपको पता होगा, a + b + ab बाय 100%। कुछ नहीं है क्योंकि यहां पी स्क्वायर है, मोमेंटम के स्क्वायर की बात की गई है, तो मोमेंटम 2 बार आता है और दोनों बार कितने से बढ़ रहा है, 10 से। 10 + 10 + 10 गुणे का 10 बट्टे का 10। ठीक है मेरे दोस्त, ये कितना हो गया, 10 10 20 और यहां क्या आ गया 1। तो कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हो गई, तो हम लोग कहेंगे 21% की इंक्रीमेंट हो गई। जब किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम को 10% बढ़ाई जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मेरे फ्रेंड्स, कुछ मत करना, जब परसेंटेज में हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना। जब पूछा जाए कितना टाइम्स बढ़ रहा है मेरे दोस्तों, तो हम लोग ये फॉर्मूला कुछ नहीं, सीधा स्क्वायर कर देंगे। पूछा जाए कि 4 गुना हो रहा है सर ये बता दो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 16 गुना, 5 गुना हो तो 25 और 18 होती, मतलब स्क्वायर कर देना, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये है इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 21% हो जाएगा। और इसके बीच में अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए कि रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन याद रखेंगे, ये पेपर में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि यहां पर कौन सा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है डायनेमो। डायनेमो ये क्या करता है मेरे दोस्तों, तो ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को मेरे दोस्तों किस में बदलता है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां कैंडल की बात की गई है, हम लोग इस सब के बारे में लिख लें। पहले सोलर सेल की बात कर लो। सोलर सेल क्या करता है मेरे दोस्त, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी, सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उस केमिकल एनर्जी को किस में बदलती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी में बदल देती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं सोलर सेल ये करती है। और हम लोग बात करते हैं कैंडल की बात करो, कैंडल भी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को मेरे दोस्तों
किस में बदलती है, लाइट एनर्जी में, और आप हीट एनर्जी भी कह सकते हो मेरे दोस्त, इसमें बदल देती है। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है सर, तो हम आप क्या कहेंगे, इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेरे दोस्तों ये किस में बदल देता है, मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है मेरे फ्रेंड्स। तो ये कुछ याद रखेंगे आप, ये सब पेपर में आते रहते हैं, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमसे पूछा गया है कि कौन सा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी मशीन की एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल में, डायनेमो के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ टू लेंसेज ऑफ पावर 8 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर आर केप्ट क्लोजली इन कॉन्टेक्ट, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ कंबाइंड लेंसेज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखते हैं, दो हमें क्या दे रखा है कि दो लेंस है मेरे दोस्तों, और दोनों की पावर दे रखी है। पावर ऑफ लेंस को हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो देखिए, पावर ऑफ लेंस यहां पर दे रखा है हमें P1 मान लो पहले वाले का, फर्स्ट लेंस का P1 कितना, पावर ऑफ लेंस कितना है, 8 डायोप्टर है मेरे दोस्त, और दूसरे का है -4 डायोप्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस निकालते हैं, रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मेरे फ्रेंड्स P1 प्लस P2, क्या आ जाएगा, 8 प्लस है और यहां माइनस है आपका, कितना आ गया, 4 डायोप्टर। अब हमसे पूछा जा रहा है, हमने तो इसकी पावर ऑफ लेंस निकाली है, P निकाला है हमने, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्या निकालनी है, आपको फोकल लेंथ और नेचर बताना है। तो सबसे पहले नेचर, फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, 1/P, मतलब पावर ऑफ लेंस का क्या होता है, इनवर्स होता है। आपसे पूछा जाए कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है सर, तो आप कहेंगे इट इज द रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, ये सिंपल सी बात है। अब यहां से देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब इसे आप ऑप्शन देखो, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में होता है यहां पर फोकल लेंथ, तो इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, काट दो, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव आ रहा है मेरे दोस्तों, और जब कभी भी पावर, आपको यहां पर ध्यान देना कि पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव आए मेरे दोस्तों, तो आप क्या कहते हैं कि वो कैसा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जब नेगेटिव आए मेरे दोस्तों, तो हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे फ्रेंड्स आपको। तो यहां पर क्या आया है, पॉजिटिव आ रहा है आपका वैल्यू, तो कैसा लेंस होगा मेरे दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी नेचर क्या हो गई, कॉन्वेक्स लेंस, और इसका जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। पावर ऑफ लेंस जो है निकालने का, जब रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस हमें निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जब दो लेंस की पावर ऑफ लेंस दी गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्या है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला डज एन अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू। अर्थवॉर्म किससे बिलोंग कर रहा है मेरे दोस्तों, ये देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एनिलीडा ग्रुप से। अर्थवॉर्म जो होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, वो एनिलीडा समूह से आ जाएगा। अब आपसे आप बोलोगे कि एनिलीडा समूह में क्या होता है सर, तो एनिलीडा समूह जो होता है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इसकी जो बॉडी होती है ना, इट्स बॉडी इज सेगमेंटेड। इसकी जो बॉडी होती है मेरे दोस्तों, वो सेगमेंटेड होती है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें और आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एनिलीडा में आप लीच लिख सकते हो, नेरीज लिख सकते हो, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स है, ये सब एनिलीडा के, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों।
अगला है आपका एस्क्लेमेंथिस, ये आप कह सकते हो राउंड वॉर्म्स जो होता है वो इसी ग्रुप के एनिमल्स होते हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। निडेरियन की बात की गई है मेरे दोस्तों, तो जैसे इसमें आ जाता है हाइड्रा, हाइड्रा इसी में आप कह सकते हो हाइड्रा हो गया, जेली फिश होता है, कोरल्स होता है, तो ये सब मेरे दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हो गए। प्लेटियल मेंथिस में आप कहोगे क्या होगा सर, तो मैं कहूंगा प्लेनेरिया हो जाएगा मेरे दोस्तों। और क्या कहोगे आप, प्लेनेरिया के बाद आप कहोगे कि इसी में आ जाएगा टेपवर्म, इसी में हो जाएगा आपका, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। लीवर फ्लूक भी इसी में आएगा, लीवर फ्लूक ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। हमसे पूछा गया अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है कि एनिलिडा समूह से होता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेंटोज शुगर फाउंड मोस्टली इन कार्डियक मसल्स इज, इसे हम लोग कहते हैं मेरे दोस्तों, इस शुगर का नाम अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, लैक्सोज कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसका नाम है लैक्सोज। इसमें जो होता है 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग फ्रक्टोज भी कह सकते हैं, ऐसे फ्रूट शुगर भी इसे कहा जा सकता है, उसके कुछ मतलब ऐसे ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे फ्रक्टोज भी, फ्रक्टोज को हम लोग लिवेलोज भी कहते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें। सेलुलोज बताया था मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए बल लगाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है मेरे फ्रेंड्स, द एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स, मतलब एबिलिटी टू, आपके पास क्षमता है किसी भी कार्य को करने के लिए, मतलब आपके पास एबिलिटी है कि कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, तो आप क्या, ताकि उसमें क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का आपको डेफिनेशन पता होगा, एबिलिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी कहते हैं उसे, इसे आप, ये बातें आपको पता होगी। इसका भी मेरे फ्रेंड्स ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट मेरे फ्रेंड्स इसका भी होता है आपको जूल होता है, इसे आप और हम ध्यान रख सकते हैं। अब फोर्स, ये प्रेशर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, प्रेशर का भी ऐसा यूनिट होता है मेरे दोस्तों, ऐसा ही यूनिट होता है इसका, प्रेशर का पास्कल होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं, अगर बेस यूनिट की बात करो तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, मतलब इसका बेस यूनिट अगर हमें निकालना हो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फोर्स का पता है आपको, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। पावर का आपको पता है, इसका ऐसा यूनिट वॉट होता है, ठीक है मेरे दोस्त, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर एनर्जी हो जाएगा, ये हमें पता है। वर्क का भी ऐसा यूनिट मेरे दोस्तों क्या होता है, वर्क का और ये आपका एनर्जी, दोनों का ऐसा यूनिट जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, मतलब आपसे हमसे पूछा गया है कि बेसिक यूनिट क्या है किसका मेरे दोस्तों, कि इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे जीन कहते हैं। इससे हमें ये बातें हमें पता है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए सेल की खोज किसने की, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। किसने की है दोस्तों मेरे, रॉबर्ट हुक ने की है, ये बातें हमें पता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मेरे दोस्तों किसने की है, रिचर्ड ऑल्टमैन ने की है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब टिश्यू क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ये हमें पता है,
ठीक है मेरे दोस्तों, हमसे जो पूछा गया है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, तो हम लोग जानते हैं इसे हम लोग और क्या कहते हैं, सारी बातें चर्चा हम लोग कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। सेल हमें जानते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे लाइफ का। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखें और इसे आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।